हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंस। जब रीराइट बोला है तो सेंटेंस पूरा वापस लिखना है, सिर्फ वन वर्ड में आंसर नहीं लिखना है, नहीं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, dash means explanation of the transactions recorded in the journal और ऑप्शंस है नरेशन, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग एंड कास्टिंग। अभी नरेशन मतलब क्या, जो ये एंट्री है, एंट्री के नीचे जो हम ब्रैकेट्स में बीइंग से स्टार्ट करते हैं और रीजन लिखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ क्या है, ये ट्रांजैक्शन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है, इसे हम नरेशन कहते हैं। बराबर, और पूछा क्या है, यही पूछा है ना, मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नरेशन। नरेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल। तो बाकी के ऑप्शंस क्या है, जर्नलाइजिंग। कभी कभी ऑप्शन सिमिलर लगते और हम रॉन्ग आंसर चूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन क्यों नहीं है ये भी समझना जरूरी है। तो जर्नलाइजिंग मतलब क्या, जर्नलाइजिंग मतलब ये जो प्रोसेस है, हम जर्नल में जो ये एंट्रीज पास करते हैं, इस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। फिर पोस्टिंग क्या होता है, ऐसे हम जर्नल में एंट्रीज पास करते हैं और फिर ये जो हर एक अकाउंट को जो हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं, वो लेजर में जाके हम अकाउंट्स ओपन करते हैं। सपोज ये हो गया बैंक अकाउंट और ओपन किया कैश अकाउंट। हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 1000 रुपीज से और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1000 रुपीज से। तो हमने अभी किया क्या, जर्नल एंट्रीज को उनके लेजर्स में पोस्ट किया, इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। करेक्ट, तो इसलिए जर्नलाइजिंग भी नहीं है और पोस्टिंग भी नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस है। और कास्टिंग क्या होता है, अभी ये जो जर्नल है, एक पेज के ऊपर बहुत सारे एंट्रीज होंगे, इसके नीचे भी सपोज 10,000 की एंट्री है, इसके नीचे 9,000 की एंट्री है, और ऐसा ये पेज खत्म हो गया तो नीचे हम लोग इसके टोटल्स करते हैं। सपोज ये है 20,000 और यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल कैरी फॉरवर्ड, ऐसे लिखते हैं ना। तो वो नेक्स्ट पेज में हम ब्रॉड फॉरवर्ड ऐसे करके कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये जो टोटलिंग होता है पेजेस का, जर्नल के पेजेस का, उसे कास्टिंग ऑफ जर्नल कहते हैं। तो कास्टिंग मतलब टोटलिंग होता है, तो ऑब्वियसली ये भी यहाँ पे नहीं है, इनवैलिड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन से टाइप के डिस्काउंट्स है, एक है ट्रेड डिस्काउंट और है कैश डिस्काउंट। जीएसटी और वैट ये तो क्या है, टैक्सेस है, मतलब ये तो डिस्काउंट नहीं है, तो दीज आर रॉन्ग आंसर्स। तो अभी ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट, हमें पता है कि लिस्ट प्राइस, जो होलसेल प्राइस होती है, लिस्ट प्राइस होती है, उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो सेलर एक्चुअल में सेल कौन से प्राइस पे करता है, एक्चुअल प्राइस या ट्रांजैक्शन प्राइस होती है, उस प्राइस को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक्स में ट्रांजैक्शन प्राइस रिकॉर्ड होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, लिस्ट प्राइस कितना था, ये हम अपने बुक्स में कभी एंट्री करते ही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, डिस्काउंट डैश डिस्काउंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। फिर कौन सा रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शन प्राइस के ऊपर प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, हमें पेमेंट जल्दी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, सामने वाले को कैश डिस्काउंट देते हैं, तो वो हमें टाइम में पैसा दे देगा डिस्काउंट के लिए एटलीस्ट, इसीलिए इसके ऊपर कैश डिस्काउंट मिलता है फॉर इमीडिएट पेमेंट। वो माइनस करने के बाद हमें मिलता क्या है, पेएबल अमाउंट मिलती है। तो हम जब ट्रांजैक्शन प्राइस अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हमें कैश डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो ही अपने अकाउंट्स क्लियर होते हैं। बराबर, ट्रांजैक्शन प्राइस सपोज 1000 रुपीज है, कैश डिस्काउंट 100 रुपीज दिया, तो हम पे कितना करेंगे, 900 करेंगे। तो अगर हम बुक्स में सिर्फ 900 रिकॉर्ड करेंगे तो 100 रुपीज का डिफरेंस रह जाएगा ना, तो इसलिए कैश डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो अपना 1000 रुपीज का ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाएगा बुक्स में। सो कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। लेकिन पूछा क्या है,
विच डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, तो ये कैश रॉन्ग आएगा, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड डैश। ट्रांजैक्शन जो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है? पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग, नरेशन और प्राइम एंट्री। अभी प्राइम एंट्री मतलब क्या? जो ओरिजिनल एंट्री है, जो पहली एंट्री है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी होता है उसको हम जब पहली एंट्री पास करते हैं वो जर्नल में पास करते हैं तो उसे हम प्राइम एंट्री बोलते हैं, बराबर। टू डैश ऐसे हम एंट्री पास करते हैं, करेक्ट। प्राइम एंट्री इज नथिंग बट एन एंट्री। नरेशन क्या होता है? ऐसी एंट्री पास करने के बाद जो नीचे उसका ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देते हैं, बीइंग सो एंड सो, ऐसे हुआ है, ऐसा ऐसा किया है, ऐसा ट्रांजैक्शन है, तो वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन क्या है? नरेशन है। जर्नलाइजिंग क्या? ये जो हम ऐसे एंट्रीज पास करते हैं, नरेशन लिखते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इस प्रोसेस को जर्नल में जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं। और पोस्टिंग मतलब क्या? जब जर्नल में से हम एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग बोलते हैं, करेक्ट। डेबिट को हम डेबिट करते हैं, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो ये जो पोस्टिंग करते हैं हर एक अकाउंट में उसे पोस्टिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। और पूछा गया रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल, तो जर्नल में जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली जर्नलाइजिंग बोलते हैं, करेक्ट, जर्नलाइजिंग। फिर फोर्थ क्वेश्चन, एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्स डैश। हर एक जर्नल एंट्री को क्या क्या लगता है? ऑप्शंस क्या है? कास्टिंग, पोस्टिंग, नरेशन और जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग अभी हमने देखा, जर्नलाइजिंग क्या होता है? जो प्रोसेस है जर्नल में हम जो एंट्री पास करते हैं उस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग बोलते हैं। तो प्रोसेस को जर्नलाइजिंग बोलते हैं, तो रिक्वायरमेंट तो नहीं है। और पोस्टिंग भी प्रोसेस है, जर्नल में से जो लेजर में हम डालते हैं एंट्री उसको पोस्टिंग बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। कास्टिंग मतलब क्या? जो जर्नल में हम बहुत सारे एंट्रीज पास करते हैं तो उसकी एंड में, पेज के एंड में हम जो टोटल करते हैं उसे कास्टिंग बोलते हैं, करेक्ट। तो कास्टिंग भी एक प्रोसेस है। पूछा क्या है? पूछा जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है? हर जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन होना ये कंपलसरी है, ये रिक्वायरमेंट है, तो नरेशन इज द राइट आंसर, नरेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, द डैश कॉलम ऑफ द जर्नल इज नॉट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग मतलब क्या? हम एंट्री पास करते हैं उसे जर्नलाइजिंग बोलते हैं। तो एंट्री कैसे पास करते हैं जर्नल में? ये डेट है, पर्टिकुलर्स है, यहाँ पे क्या होता है? लेजर फोलियो होता है, यहाँ पे डेबिट अमाउंट होती है और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट होती है, बराबर। यहाँ पे डेट और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे एंट्री कैसे पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट। यहाँ पे जो भी डेट है वो, और यहाँ पे अमाउंट सपोज 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, ऐसे एंट्री पास करते हैं। अभी हमने सारे कॉलम्स, डेट कॉलम यूज़ किया है, पर्टिकुलर्स कॉलम यूज़ किया है, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। अमाउंट की कॉलम भी यूज़ की है तो ये भी नहीं आया। फिर कौन से कॉलम में हमने कुछ नहीं किया? लेजर फोलियो में कुछ नहीं किया। एग्जाम में तो वैसे भी नहीं करते, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? हम ये लेजर फोलियो कब यूज करते हैं? अभी इसके बाद जर्नलाइजिंग के बाद हम क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं, करेक्ट। तो पोस्टिंग में हम क्या करेंगे? ये जो बैंक की डेबिट की एंट्री है हम बैंक में डेबिट करेंगे, यहाँ पे 100 रुपीज़, और जो कैश की क्रेडिट की एंट्री है वो कैश में क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे 100 रुपीज़। और यहाँ पे भी एक कॉलम होता है, इस कॉलम को क्या कहते हैं? कमेंट में बता देना, ओके। शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ, JF बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में बता देना। तो ये जो कॉलम है जिसमें हम जर्नलाइजिंग के टाइम में यूज नहीं करते, हम पोस्टिंग के टाइम में यूज करते हैं। हम जब ये बैंक में पोस्टिंग कर रहे हैं, बैंक के लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, तब ये बैंक का लेजर अकाउंट कौन से पेज पर है? यहाँ पे सपोज ये पेज नंबर 10 है और ये पेज नंबर 15 है। तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट में जब ट्रांसफर करूंगी, पोस्टिंग करूंगी ये जर्नल एंट्री, तब मैं यहाँ पे लिखूंगी 10, क्योंकि ये अकाउंट 10th पेज पर है। और कैश अकाउंट में जब मैं पोस्टिंग करूंगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 15। इसका मतलब हम जब आगे जाके हमको चेक करना है
तो हमें पता होना चाहिए। हम क्या हर बार पेज नंबर ढूंढते बैठेंगे कहाँ पे है अकाउंट, कहाँ पे है अकाउंट? अब भी क्या अपने सॉफ्टवेयर्स में हम सीधा सर्च मार लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में या बुक्स हम जब मेंटेन करते हैं तब थोड़ी ना कोई सर्च का ऑप्शन होता है, हमें ढूंढना पड़ता है ना। तो बुक्स में स्पेसिफिक अकाउंट लोकेट करना इजी होना चाहिए। इस हिसाब से हम अपने बुक्स को नंबर करते हैं और ये फोलियो नंबर्स हम इसके लिए ये कॉलम बनाते हैं। तो कल जाके कुछ प्रॉब्लम आ गया तो कोरिलेट करने में, फाइंड आउट करने में इजी होता है। ये उसका यूज है। इसलिए जब एंट्री पास करते हैं तब हम लेजर फोलियो, तब नहीं हम यूज करते। हम कब यूज करते हैं? पोस्टिंग के टाइम में यूज करते हैं। सो द राइट आंसर इज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो column of the journal is not recorded at the time of journalizing. It is used at the time of posting. Correct? Next transaction, goods sold on credit should be debited to which account? Purchase account, customer account, sales account or cash account? First, let's analyze the transaction. क्या हुआ है? Goods हमने सेल किए हैं, किसको? किसी को तो क्रेडिट पर, मतलब पैसे आए नहीं है, तो कैश को तो इफेक्ट जाएगा नहीं, बराबर। और हम जब गुड्स सेल करते हैं तो हम किसको इफेक्ट देते हैं? सेल्स अकाउंट को इफेक्ट देते हैं। और सेल्स अकाउंट क्या है? इनकम है ना। इनकम्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, बराबर। नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो हम इनकम को क्रेडिट करते हैं और किसी को तो दिया है, ही इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, तो ये रिसीवर को हम क्या करते हैं? पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम रिसीवर को डेबिट करते हैं। लेकिन ये है कौन? इसका नाम तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो इसको, जिसको हम गुड्स क्रेडिट पर बेचते हैं, उसको हम सन्ड्री डेटर भी बोलते हैं। तो ये सन्ड्री डेटर अकाउंट को हम इफेक्ट देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर तो है ही नहीं। परचेस होगा क्या? नहीं, परचेस नहीं किया है, सेल्स की एंट्री है। और सेल्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या पूछा? क्या है? डेबिट किसको करते हैं? सेल्स को तो हम क्रेडिट करते हैं, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। बचा कस्टमर अकाउंट। इसको सेल किया है ना, तो ये अपना कस्टमर है, तो कस्टमर इज अ राइट आंसर। कस्टमर, जिसको हम बेचते हैं वो अपना कस्टमर होता है, क्लाइंट होता है। अगर गुड्स बेच रहे हैं तो कस्टमर, सर्विस दे रहे हो तो क्लाइंट या सन्ड्री डेटर। ओके, सो हियर द राइट आंसर इज कस्टमर अकाउंट। कभी ऑप्शन ये या सन्ड्री डेटर आया तो भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू डैश। विच अकाउंट? वेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट या इंस्टॉलेशन अकाउंट? हम वेजेस पे कर रहे हैं फॉर व्हाट? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हमने ये पढ़ा था, पता है, चैप्टर 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कौन सा स्टैंडर्ड है? नंबर आप मुझे कमेंट करके बताना पक्का। और इसमें सीखा क्या था हमने कि जो भी खर्चा हो फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए, जो भी खर्चा हो टिल द मशीन, टिल द एसेट स्टार्ट्स वर्किंग, जो भी खर्चा है वो हम सब कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज मतलब क्या? हम उस एसेट के कॉस्ट में उस खर्चे को ऐड करते हैं। मतलब सपोज ये मशीनरी है जो मैंने परचेज की है, सपोज 50,000 को, तो सिर्फ 50,000 कॉस्ट नहीं होगा। ये टेक्नीशियन है, एक्सपर्ट है, मशीन कैसे इंस्टॉल करता है इसको पता है, तो इसकी भी फीस है 10,000। और ये सारे वर्कर्स है, उसके वेजेस दे रहे हैं हम इसको। ये सब जो मैनुअल वर्क करना है, कुछ बिठाना है, हैमर करना है, डालना है, नट बोल्टिंग करना है, फिक्स करना है, फैब्रिकेट करना है, जो भी है वो सारे एक्सपेंसेस हम लेबर को दे रहे, जो भी लेबर को पे कर रहे हैं, ऐसे वेजेस भी है। तो सपोज ये वेजेस है 5,000, तो मशीन की कॉस्ट क्या होगी? सिर्फ 50,000 होगी क्या? नहीं, उसमें हम ये टेक्नीशियन की कॉस्ट, ये वेजेस की कॉस्ट और भी कोई कॉस्ट हो, हमने ये हैमर लाया, ये कुछ फिक्स करने के लिए इक्विपमेंट लाया, ये वायरिंग्स या कुछ सप्लाईज लाए हैं, तो जो भी रिलेटेड खर्चा है जो सिर्फ मशीन के लिए किया है, वो सारे एक्सपेंसेस हम मशीन के कॉस्ट में ऐड करेंगे। ये उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने सीखा है। तो फिर वेजेस अकाउंट को पूछा क्या है इन्होंने? वेजेस अकाउंट को करना क्या है? पेड फॉर इंस्टॉलेशन, हमें क्या वेजेस अकाउंट में डेबिट करना है? नहीं। इंस्टॉलेशन में करना है? नहीं।
किस में करना है? मशीनरी अकाउंट में करना है। कैश का तो सवाल ही नहीं आता है, हम पे कर रहे हैं। पे कर रहे, अगर सपोज कैश में भी पे कर रहे हो तो हम कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे ना। पूछा क्या है? डेबिट क्या कर रहे हो? डेबिट हम किसको कर रहे हैं? खर्चा हुआ है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो एक्सपेंस अकाउंट में नहीं डेबिट करेंगे, हम मशीनरी अकाउंट में, जो कि अपना फिक्स्ड एसेट है, उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, ऐड करेंगे। करेक्ट? तो फिर इस मशीन की कॉस्ट क्या होगी? नॉट जस्ट 50,000, इसकी टोटल कॉस्ट 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 5 65,000 होगी। करेक्ट? एएस स्टैंडर्ड कौन सा है? कमेंट में पक्का बताना। तो यहाँ पे आंसर है टू मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, कमीशन पेड टू द एजेंट शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट या एजेंट अकाउंट? ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? कमीशन पे किया एजेंट को, तो इसमें हम कमीशन, ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। और पे किया है, राइट? पेमेंट कैसे किया होगा? एक तो कैश से किया होगा या बैंक से किया होगा। बैंक के डिटेल्स नहीं दिए हैं तो वी विल अज्यूम कि कैश से पेमेंट किया है। और कैश क्या हो रहा है? कैश बाहर जा रहा है, वी आर पेइंग, कैश गोज आउट। इस रूल से हम कैश को क्रेडिट करेंगे। करेक्ट? तो एंट्री क्या बनेगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और पूछा क्या है? डेबिट किसको करे? तो नाउ यू नो द आंसर, कमीशन अकाउंट, राइट? कमीशन अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट तो नहीं होगा, वो तो प्रोप्राइटर कुछ खुद के यूज के लिए विड्रॉ करता है, तो हम ड्रॉइंग्स अकाउंट को इफेक्ट देते हैं। करेक्ट? डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट, हम कैश आ रहे हो तब हम उसको डेबिट करते हैं, यहाँ तो कैश जा रहा है। और एजेंट, एजेंट का अकाउंट अगर पेएबल होता, अगर ये पेड लिखा है, अगर पेएबल होता तो एजेंट का नाम रेलेवेंट होता, फिर हम एजेंट का अकाउंट ओपन करते, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना किसको पे करना है, इसलिए उसका अलग अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ तो पे हो चुका है तो हमें अलग से अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ राइट आंसर। ओके, कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, लोन टेकन फ्रॉम देना बैंक शुड बी क्रेडिटेड टू। पहले ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं, क्या हुआ है? देना बैंक से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि देना बैंक में ऑलरेडी हमारा एक अकाउंट है, तो हम ऐसे अकाउंट को अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? देना बैंक अकाउंट, ऐसे ही बोलते हैं ना। कोई भी बैंक में अपना अकाउंट है तो हम सीधा उस बैंक के नाम का अकाउंट ओपन करते हैं, देना बैंक अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट, जो भी है ऐसा बैंक का नाम हम लिखते हैं अकाउंट के लिए। अगर यहाँ पे हम तो लोन ले रहे हैं, अपना बैंक का अकाउंट नहीं है, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? इसलिए हमको इसके लिए देना बैंक लोन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि ये लोन का अकाउंट है, लोन लिया था इतने का, जो भी बैलेंस है उसमें वो लोन का है। तो दोनों भी एक्चुअली देना बैंक ही है ना। और देना बैंक क्या है फाइनली? देना बैंक इज अ पर्सन, पर्सनल अकाउंट। भले रियल पर्सन नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसको पर्सनल अकाउंट का रूल ही लगेगा। तो देना बैंक ने दिया है ना, लोन दिया है, तो गिवर को क्या करते हैं? गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, बराबर, पर्सनल अकाउंट का रूल। तो पूछा क्या है? किसको क्रेडिट करते हैं? तो आंसर रहेगा देना बैंक लोन अकाउंट। करेक्ट? देना बैंक लोन अकाउंट। और देना बैंक ने लोन दिया और अपने बैंक में पैसे डाले, तो देना बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते। करेक्ट? सिर्फ देना बैंक जो लिखा है वो अपना बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट हो सकता है या सेविंग बैंक अकाउंट हो सकता है, उस बैंक को हम डेबिट करेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों देना बैंक है, शायद देना बैंक लिखा है, देना बैंक लिखा है, गिवर है, इसको राइट मत कर देना, ये रॉन्ग आंसर है। स्पेसिफिक लोन अकाउंट को टिक कर देना, बाकी के तो इररिलेवेंट है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि लोन कैश में दिया है तो हम कैश को डेबिट करेंगे, मतलब फॉर लर्निंग से एक ऐसा हुआ होता कि कैश में लोन मिला है किसी से, तो कैश को डेबिट करते, तो ये भी रिलेवेंट है। और कैपिटल अकाउंट, तो अगर ओनर ने कुछ कैपिटल बिजनेस में लाया है तो कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट जाता है। यहाँ पे तो कैपिटल अकाउंट ओनर का तो कुछ
क्वेश्चन ही नहीं है, ये ओनर ने नहीं पैसे लाए हैं, ये तो देना बैंक से लोन लिया है, बिजनेस लोन है, तो कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो इररिलेवेंट। तो बस ओनर ने लोन लिया है इसका मतलब ऐसा नहीं है ना, वो है तो लोन बिजनेस का, इसलिए देना बैंक का लोन अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे, कैपिटल इज इररिलेवेंट। और लास्ट क्वेश्चन 10th, परचेज ऑफ एनिमल्स फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू डैश। एनिमल्स परचेज किए हैं तो किसको डेबिट करेंगे? पहले ट्रांजैक्शन को समझते हैं, हम एनिमल्स क्यों परचेज कर सकते हैं। सपोज अपना बिजनेस है तो हम बिजनेस में एनिमल्स क्यों परचेज कर सकते हैं? एज अ फिक्स्ड एसेट परचेज कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि हम एनिमल्स परचेज और सेल करने का काम करते हो, हमारा फार्म है, बहुत सारे एनिमल्स हम परचेज करते हैं अच्छे दाम में और बेचते भी है, तो लाइक अ ट्रेडिंग बिजनेस हम उसको कर रहे हैं, तो वो टाइम वो क्या बनेगा अपना, तो हम उसमें डील कर रहे हैं तो वो अपना स्टॉक बनेगा ना, तो स्टॉक बनेगा, इसलिए हम उसको लाइफ स्टॉक नहीं बोलेंगे। लाइफ स्टॉक किसको बोलते हैं? ऐसे फिक्स्ड एसेट जो एनिमल्स है उसको हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं। और सिर्फ स्टॉक किसको बोलते हैं? ऐसे गुड्स को जिसमें हम परचेज या सेल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझो। तो इन्होंने पूछा क्या है, तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? लाइफ स्टॉक, गुड्स, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। हम जब परचेज करें तो कैश बाहर जा रहा है, फॉर कैश, कैश से परचेज किया है ना, तो कैश गोज आउट, इस रूल से हम कैश को क्रेडिट करेंगे जो कि बाहर जा रहा है। और पूछा क्या है, डेबिट किसको करें, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर बैंक से लिया तो बैंक को भी क्रेडिट करते, तो दीज आर नॉट रेलेवेंट। तो बाकी के कौन से ऑप्शन है? लाइफ स्टॉक एंड गुड्स। तो उसमें से राइट आंसर है एक्चुअली लाइफ स्टॉक। लाइव स्टॉक। मैम लाइफ स्टॉक क्यों? गुड्स भी तो हो सकते हैं। हाँ हाँ, गुड्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता तो फिर हम जिस गुड्स में डील कर रहे हैं अगर उसको हम परचेज करते तो हम उसके लिए परचेज अकाउंट बनाते, सेल करते तो सेल्स अकाउंट बनाते, परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाते। अगर गुड्स के रिलेटेड कुछ होता है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ऐसा कुछ होता है तो उसका स्पेसिफिक अकाउंट बनाते हैं। ओनर ने इवन गुड्स इंट्रोड्यूस किए बिजनेस में या विड्रॉ किए तो उसके लिए भी गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर, ऐसे अकाउंट ओपन करते हैं। तो गुड्स के स्पेसिफिक अकाउंट्स हम ओपन करते हैं ना, सिर्फ गुड्स अकाउंट नहीं होता है। अगर ये ऑप्शन लेना होता तो यहाँ पे ऑप्शन क्या चाहिए था? परचेज अकाउंट ऑप्शन चाहिए था, तो फिर वो राइट आंसर होता। यहाँ पे परचेज अकाउंट है ही नहीं, गुड्स अकाउंट ऐसा कुछ अकाउंट होता नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज देयरफॉर लाइफ स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे अपने 10 क्वेश्चंस हो गए क्वेश्चन 3 के, और यहाँ पे अपना चैप्टर 3 का एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन 3 पूरा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।